मैंने अनगिनत जगहों से सुना और पढ़ा है कि अपने बच्चे को खोने से बड़ा नुकसान और कोई नहीं है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि यह किस तरह का नुकसान है, शायद मानसिक और भावनात्मक। लेकिन क्या लोग अंततः अपने जीवन के हर नुकसान से उबर नहीं पाते? नहीं, वे नहीं करते। जब माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं तो वे कभी इससे उबर नहीं पाते हैं। वे जीने की क्षमता के साथ साथ सब कुछ खो देते हैं। मैंने 11 साल पहले अपनी बहन को खो दिया था और मेरे माता पिता ने अपना पहला बच्चा खो दिया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे माता पिता के पास मैं अभी भी हूं। ये सच है, लेकिन मैंने अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहनों को भी खो दिया, भावनात्मक रूप से। मेरे माता पिता को जीवित हुए 11 साल हो गए हैं और मैं कुछ महीने पहले 18 साल की हो गई। और जब मैंने कॉलेज का पहला साल शुरू किया तो मुझे सपोर्ट ग्रुप और ऑनलाइन कम्युनिटी मिले जो आपकी कहानियां बताने में मदद करते हैं। तो यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन कहानी बता रही हूँ, खासकर मेरी माँ की। मेरा नाम आरती है और मैं एक सामान्य सोच वाले भारतीय परिवार से हूँ। हमारी संस्कृति के कुछ फायदों के साथ साथ कुछ सदियों पुराने नुकसान भी हैं जो कभी कभी लोगों की मानसिक शांति की मांग करते हैं। और भारतीयों के लिए मानसिक शांति की कीमत बहुत ही कम है। मैं महज 8 साल की बच्ची थी जब मेरी दादी की वजह से मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई और मेरे माता पिता को बहुत कष्ट सहना पड़ा। आज मैं आपको उसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत समझाने के बाद मेरी माँ अपनी संघर्ष यात्रा को अपने शब्दों में बताने के लिए तैयार हो गई है। और अधिकांश भारतीय माताओं की तरह वह इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं इस कहानी के लिए उनकी लेखक बनने जा रही हूँ, सबसे अधिक उम्मीदों के साथ कि उन्हें ज्ञान के कुछ शब्द मिलेंगे कि वे कितने बहादुर हैं, और एक सिल्वर होप है कि वे आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें उनके काम का फल मिल गया है। मेरा नाम देवी है। जब मैं 20 साल की थी तो मैंने अतुल से शादी कर ली। यह एक अरेंज मैरिज थी। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं अतुल से शादी करूं। जब मेरे माता पिता मुंबई चले गए तो अतुल के माता पिता मेरे पड़ोसी थे। उनके पास 70 के दशक में एक खूबसूरत बड़ा घर और यहाँ तक कि एक कार भी थी, जब कारों को लग्जरी के रूप में जाना जाता था। असाधारण जीवन शैली ने मेरी माँ को प्रभावित किया। मेरे पिता एक सेल्समैन थे और अच्छा कमाते थे, लेकिन मेरे ससुर की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। वह एक कमाते बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे। मैं और अतुल एक साथ खेलते हुए बड़े हुए और आखिरकार जब मैं 20 साल की थी तो हमने शादी कर ली। हालांकि हम एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। यह एक अरेंज मैरिज थी। जब मेरे माता पिता ने उसके माता पिता से शादी के लिए कहा, अतुल की माँ पूरी तरह से सहमत नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर द्वारा मुझे और मेरे माता पिता को पसंद करने के बाद वे सहमत हो गईं। मुझे आज भी अपनी शादी का दिन याद है। मेरी माँ यह सोचकर 7वें आसमान पर थी कि मैं इतने प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की बहू बनने जा रही हूँ। मैं और अतुल दोनों अपने माता पिता के इकलौते बच्चे हैं। जब मेरी शादी हुई तब मैं नई ग्रेजुएट हुई थी और अतुल ने ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बैंक में क्लर्क के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। पुराने समय में अन्य सभी शादियों की तुलना में मेरी और अतुल की शादियां एकदम धूमधाम से हुई थीं। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हालात से हमें फायदा ही हुआ। वह अपने करियर में प्रगति के साथ अच्छा कर रहा था और मैं भी एक गृहिणी के रूप में फल फूल रही थी। मेरी सास ने मुझे धीरे धीरे स्वीकार कर लिया और अब वह मुझे परिवार का हिस्सा मानती है। हम एक ही घर में एक साथ रहते थे, जिसकी मैं बचपन में प्रशंसा करती थी। हम चारों का एक प्यारा परिवार था, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरे ससुर थे। वह बहुत सहयोगी अभिभावक थे। उन्होंने मुझे एक बार भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह माना। शादी के 1 साल बाद मैं गर्भवती थी और हम सभी इस खबर से बेहद खुश थे। वह मेरे जीवन का सुनहरा दौर था, जब मेरे लिए महत्वपूर्ण सभी लोग खुशी महसूस करने के लिए एक साथ आए और मेरी भावनाओं और ज़रूरतों का ख्याल रखा। मुझे अपने छोटे से राज्य की रानी जैसा महसूस हुआ। मेरी गोद भराई के बाद मैं अपने माता पिता के घर चली गई और जब तक मेरा बच्चा 3-4 महीने का नहीं हो जाता, मुझे यहीं रहना था। इस तरह के व्यवहार से मुझे हमारी संस्कृति से प्यार हो जाता है। मेरी गर्भावस्था और संतान को जन्म देना दोनों ही मेरी अपेक्षा से अधिक सहज थे। 9 महीने बाद मुझे मेरी खूबसूरत आशा मिली। अतुल और मेरे पास पहले से ही दोनों लिंगों के लिए नाम थे और जब हमारी बेटी हुई तो हमने उसका नाम आशा रखा, जिसका अर्थ है होप। अपने पूरे जीवन में मैं बेहद संतुष्ट थी।
मेरे छोटे छोटे सपने थे और मैं हमेशा खुश रहने के कारण ढूंढती थी। जब तक आशा साथ नहीं आई, मैंने कभी भी प्यार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहा। आशा ने मुझे माँ बनाया, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ चाहती थी, इस दुनिया में उपलब्ध सारी किस्मत, धन और प्यार। मैं उसके लिए यह सब चाहती थी। मेरे माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन मेरी सास ने ज़्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया। अतुल और मैं एक दिन बात करने लगे और हमें विश्वास हुआ कि वह अभी भी अपने पहले पोते होने के लिए बेचैन हो सकती है। चूंकि मैं बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी माँ के साथ थी, तो अतुल हर दिन काम के बाद मेरे घर आता था। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन को छोड़कर मेरी सास ने कभी ऐसा नहीं किया। पोस्टमार्टम कठिन समय होता है और मेरी भावनाएं हर जगह थीं, लेकिन सभी के प्यार और मदद से मैं बच गई। मेरी माँ ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी सास के व्यवहार के बारे में ज़्यादा न पढ़ूं और अपने समय का आनंद उठाऊं, क्योंकि आशा बहुत तेज़ी से बड़ी हो सकती है। और मैंने ठीक वैसा ही किया, जब तक वह दिन नहीं आ गया जब मुझे अपने घर वापस जाना था। जैसा कि हमने मेरी डिलीवरी से पहले चर्चा की थी, मेरे ससुराल वालों को घर आने वाले बच्चे के लिए एक छोटी सी पूजा और एक अनुष्ठान करना पड़ा। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अतुल से पूछा कि क्या हो रहा है, और उसे दिखावा करना छोड़ना पड़ा, और उसने मुझे सबसे चौंकाने वाला सच बताया। मेरी सास एक लड़की के जन्म से खुश नहीं थी। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव कभी नहीं किया था। हाँ, हम भारत में कहानियाँ पढ़ते हैं, समाचारों और टेलीविज़न में सुनते हैं कि लोगों को लड़कियाँ पसंद नहीं हैं और आमतौर पर नफरत का असर बहुओं पर दिखता है। लेकिन मैं हमेशा मानती थी कि ये कहानियाँ मेरे बचपन की थीं और दुनिया पिछले 20 वर्षों में आगे बढ़ी है। इसके अतिरिक्त मेरे लिए अपनी सास के इस पक्ष को स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि हमारी शादी के शुरुआती चरणों के बाद उन्होंने मेरे प्रति प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखाया। कुछ मामलों में अतुल के प्रति उसके अत्यधिक अधिकारपूर्ण स्वभाव ने इसे मुश्किल बना दिया, लेकिन किसी भी भारतीय बहू के लिए यह एक कप चाय है। सिवाय इसके कि मेरे गर्भवती होने के बाद कभी कोई मुद्दा नहीं था और न ही हमने अपने बच्चे के लिंग पर चर्चा की। मैंने चिंताओं को दूर कर दिया और उसके व्यवहार के बारे में शिकायत किए बिना घर पर सामान्य व्यवहार किया। उम्मीद थी कि वह बच्चे के साथ उसी तरह प्यार करेगी जैसे हम सभी करते हैं। आशा सबसे प्यारी बच्ची थी, कोई उपद्रव नहीं, कोई नाटक नहीं, बिल्कुल मेरी तरह एक खुश बच्ची। अतुल मुझसे कहता था कि वह मेरी परछाई है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और कोई शिकायत नहीं। हम सबको जो उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ, और मेरी सास को आशा कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उन्होंने वे सभी कार्य किए जो एक दादी से करने की अपेक्षा की जाती है। वह सार्वजनिक रूप से भी उससे प्यार करती थी, लेकिन यह हमारे घर की 4 दीवारें थीं जिनसे अस्वीकार्यता की दुर्गंध आती थी। कुछ समय बाद हमें इसकी आदत हो गई और आशा 3 साल की हो गई। एक बार फिर मैं गर्भवती हो गई और अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। इस बार खबरों ने पिछली बार की तरह जादू की लहर पैदा नहीं की। मेरी सास ने तुरंत हमसे लिंग की जांच कराने के लिए कहा। मैं डरी हुई थी, अतुल डरा हुआ था और हम सबसे बुरे डरे हुए थे। मैं परीक्षा देने के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन मेरे फैसले ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और हर दिन हमारे बीच वही झगड़ा होता रहा, जब तक कि एक दिन मैंने हार नहीं मानी और अतुल को परीक्षा देने के लिए कहा। अस्पताल जाते समय मुझे हिलने डुलने से भी डर लग रहा था। आशा कार में मेरी गोद में बैठी थी और उसने मासूमियत से मुझसे पूछा, क्या दादी हमारे बच्चे पर गुस्सा है? मैं तुरंत रोने लगी और अतुल भी रोने लगा। मैं जानती हूँ कि हर किसी को आश्चर्य होता है कि हमने अपना ससुराल क्यों नहीं छोड़ा और अलग क्यों नहीं रहे। खैर, एक तो यह हमारी संस्कृति नहीं है और दूसरा अतुल के कोई भाई बहन नहीं थे और हम जानते थे कि उन्हें उनसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। और हम वो लोग हैं जो समाज में शांति से रहना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा के बाद हम अस्पताल पहुंचे। उस समय लिंग प्रकट करना एक गैरकानूनी कार्य था, इसलिए मेरे ससुर ने अपने एक मित्र के माध्यम से लिंग परीक्षण की व्यवस्था की थी। यह एक लड़की है। अपडेट 1। मेरी माँ अपनी कहानी का आखिरी वाक्य कहते ही रोने लगी। सारी यादें उस पर टूट पड़ीं और मैं उसे असहाय महसूस करते हुए देखकर बहुत आहत हुई। तो उसकी जीवन कहानी पर आखिरी अपडेट यह बताना था कि वह फिर से एक लड़की से गर्भवती थी। हमने कहानी जारी रखने से पहले 2 दिन का ब्रेक लिया, क्योंकि उसे प्रक्रिया के लिए उस समय की आवश्यकता थी। जब डॉक्टर ने उत्साहपूर्वक कहा, बधाई हो, यह एक लड़की है,
और मेरे पैर के अंगूठे से लेकर मेरी रीढ़ तक चिंता की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था, मेरी आंखें भावना से बह रही थीं और मेरा सिर दोबारा ऐसा होने की किसी भी संभावना से इनकार कर रहा था। मैंने अतुल की ओर देखा और उसने मेरा हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया कि हमें एक दूसरे से एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस पकड़ ने हमारे सारे विचार बदल दिए और यहाँ तक कि वह रोने भी लगा। हम घर गए और हमें एक शब्द भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे ससुर ने पहले ही रिपोर्ट मांगी थी और वे वहाँ ठंडी नज़रों और तनाव के साथ हमारा स्वागत कर रहे थे, जैसे कि हमें लूट लिया गया हो। खैर, मेरी सास के अनुसार हमसे वारिस का मौका छीन लिया गया था। सबसे दुखद संचार हुआ और सबसे बुरी बात उस रात कही गई जब हमसे बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहा गया। मेरा दिल भावनात्मक पूल में गहराई तक डूब गया, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती, अतुल ने अपनी मां पर गुस्से में आवाज उठाई और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे ससुर भी उनके साथ आ गए और सहमत हो गए। हाँ, हर किसी की अपनी पसंद थी, लेकिन अक्सर मेरी सास के अंतिम शब्द किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय होते थे और कभी भी किसी ने उनके सामने आवाज नहीं उठाई। तो यह मेरे और उसके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत आश्चर्यजनक था। अतुल ने मेरी ओर बहुत प्रेम से देखा और पूछा, क्या तुम्हें एक और लड़की से ऐतराज है? मैं बहुत मुस्कुराई और कहा कि मैं एक और आशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती। फिर हम उस रात अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब हम जागे तो हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। मेरी सास ने हमसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया और यहाँ तक कि आशा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे 3 साल की उम्र में समझ नहीं आया कि उसकी दादी उसे अब पार्क में क्यों नहीं ले जा रही थी या वह उसे दूरी क्यों रख रही थी। आशा को अपनी दादी के प्यार के लिए तरसते देखकर पहली बार मुझे उनसे नफरत होने लगी। उसकी गलती क्या है? वह सिर्फ 3 साल की है। मेरी पिछली गर्भावस्था के विपरीत, जिसमें फूल और इंद्रधनुष थे, मेरी गर्भावस्था में हर दिन कठिनाई आती रही। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से उतना अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मेरे घर में एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। हालांकि पीड़ा केवल 7 महीने की थी, क्योंकि इस बार मैंने अतुल को बच्चे की डिलीवरी के लिए अपनी माँ के पास जाने के लिए कहा और वह सहमत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं यहाँ कितना दुखी थी। दूसरी ओर मेरे माता पिता मेरे दूसरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खुश थे। जब मैंने 7 महीने की उम्र में घर छोड़ा तो मेरे ससुर हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे और इससे मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ ताकत मिली। लेकिन हमारा पक्ष लेने और बच्चे से छुटकारा पाने की संभावना से इनकार करने के लिए उनके साथ भी साइलेंट ट्रीटमेंट किया गया। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वह अपने पोते पोतियों के महिला होने के विचार से कैसे नफरत कर सकती है। भगवान के लिए वह एक महिला है और लड़कों के जन्म के लिए हमें लड़कियों के जन्म की आवश्यकता होगी। 9 महीने की अवधि में हमारे रिश्ते में काफ़ी बदलाव आया। जैसे जैसे मैं बेडिडी हुई, हमारे फैसले के प्रति उनकी नफरत भी बढ़ती जा रही थी। मैंने आरती डिलीवरी की, मेरी मुस्कुराती खूबसूरत लड़की। मैंने नर्स से कहा कि पहले बच्चे को आशा को सौंप दो। वह खुशी से उछल पड़ी और अतुल ने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नर्स से बच्चे को उसकी गोद में देने को कहा। जब नर्स ने बच्चे को सौंपा तो आशा उसे बहुत गर्व और सुरक्षा के साथ देख रही थी। वह क्षण अभी भी मेरी स्मृति में ताज़ा है और इसने मुझे उस सारी दर्द को भुला दिया जो किसी ने मुझे एक बच्ची के जन्म के बारे में महसूस कराया था। 3 महीने दिल की धड़कन में बीत गए। मैं अपनी दोनों लड़कियों से प्यार करती हूँ और आरती की जगह किसी लड़के की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझसे ज्यादा आशा अपनी एक नन्ही बहन को पाकर बहुत रोमांचित थी और उससे पूरी तरह प्यार करती थी। आशा 4 साल की थी और सुबह प्ले स्कूल जाती थी। तो अब हमारी दिनचर्या थी, जब आशा सुबह उठती थी तो वह सीधे आरती की ओर दौड़ती थी और उसके साथ तब तक खेलती जब तक उसे प्ले स्कूल नहीं जाना होता। एक बार जब वह वापस आती तो वह पूरा दिन अपनी बहन की देखभाल में बिताती और कभी कभी मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि मैं 5 महीने के बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मदद मिली और कभी कभी आशा आरती को मुझसे बेहतर तरीके से संभालती थी। जीवन अच्छा चल रहा था। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अतुल को ब्रांच मैनेजर के रूप में प्रमोट किया गया और हम एक परिवार के रूप में अच्छा कर रहे थे। मेरी सास खुश नहीं थी और हमें उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी ओर मेरे ससुर एक प्यारे दादा बन गए। वह लगभग पूरी शाम लड़कियों के साथ खेलने और उन्हें पार्क में ले जाने में बिताते थे।
आरती को दादी के प्यार का तो अभी तक पता नहीं था, लेकिन आशा को पता था और वह उन्हें बहुत याद करती थी। कभी कभी वह उनसे बात भी करती थी और उन्हें बताती थी कि वह उनके साथ पार्क में जाने को कितना मिस करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। मेरी सास का प्यार लड़कियों के प्रति गहरी नफरत में बदल गया था। जब भी वह उन्हें देखती थी तो उसे 2 बार याद आ जाता था जब वह एक पोते को जन्म देने से चूक गई थी। घर में नफरत की आग जलते हुए जिंदगी कट गई। मैंने अतुल से कई बार कहा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जब भी हम निर्णय लेने के करीब आते तो या तो मेरे ससुर हमें रोक देते या समाज का डर हमारे दिमाग में बैठ जाता। अगले 6-7 साल बहुत तेजी से बीत गए और आशा और आरती 8 और 11 साल की हो गई, जब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाने वाला था। एक सुबह मुझे लड़की के स्कूल से फोन आया और शिक्षिका ने पूछा कि क्या हम स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि आशा बुखार से जल रही थी और उसे घर जाने की जरूरत थी। हम स्कूल पहुंचे और मैंने आशा को इतना कमजोर और ढीला पहले कभी नहीं देखा था। स्कूल से हम अस्पताल पहुंचे, लेकिन पता चला कि आशा को बहुत तेज बुखार था और कारण जानने के लिए डॉक्टर को कुछ रक्त परीक्षण कराने की जरूरत थी। कुछ घंटों बाद ब्लड रिपोर्ट आई और आशा को डेंगू हो गया। उसका प्लेटलेट काउंट गिरकर 20,000 हो गया। अपडेट 2, आशा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। जब रिपोर्ट आई तो मैंने अतुल से आशा को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन उन सभी ने सोचा कि यह सिर्फ बुखार है और इसका इलाज घर पर भी किया जा सकता है। मैं अपनी बच्ची को जानती थी। यह सिर्फ बुखार नहीं था, उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसकी त्वचा हर घंटे सफेद होती जा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि हर 20 मिनट में लगातार उल्टी करने के बाद उसकी आंतें कभी भी ढह जाएंगी। पिछले 3 दिनों से हम घर पर डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाओं से आशा का इलाज कर रहे थे। मेरी सास कहती रही कि आशा कैसे नाटकीय हो रही है, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसने हमें अस्पताल जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि डॉक्टर मेरे जैसे लोगों से पैसे ऐंठने के लिए छोटे छोटे बुखारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। चौथे दिन मैंने अपने ससुर से मदद मांगी और मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने बिल्कुल वही बात कही कि मुझे शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सिर्फ बुखार था और कुछ नहीं। मैं जानती थी कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आशा अपनी सेहत के बारे में दिखावा कर रही है, लेकिन मेरी सास का डर मेरे बच्चे की सेहत से ज़्यादा बड़ा था। शाम को जब अतुल आया तो मैंने उससे दृढ़ता से कहा कि आशा को अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो या मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे विरोध को देखकर अतुल सहमत हो गया और हम अपनी सास की इच्छा के विरुद्ध चले गए। जब हम जा रहे थे तो वह चिल्लाती रही, अगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अस्पताल जाते हो और पैसे बर्बाद करते हो तो इस घर में वापस मत आना। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए नई जगह ढूंढ लो। तुम लोग मूर्ख हैं और अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो गए हो। चीखें कम हो गईं और हम चले गए। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें ऐसे देखा जैसे हम भूत हों, पूर्ण अविश्वास में कि हम उसके सामने खड़े थे। वह पूछने लगा कि वह कितने समय से बीमार है और हमने उसकी रिपोर्ट आखिरी बार कब ली थी। दूसरी ओर आशा अपने फेफड़ों को बाहर निकाल रही थी और जल रही थी। अगला आधा घंटा एक धीमी गति की फिल्म की तरह महसूस हुआ, जहां लोग आशा पर अपना काम कराने के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भाग रहे हैं और पूरे स्टाफ में दहशत फैल गई थी। फिल्म रुकने के एक क्षण बाद तक हर कोई रुक गया और खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। आशा चली गई थी। हमारी आशा खत्म हो गई थी। वह मर गई। मैं अगले 1 घंटे तक नहीं हिली। वे आशा को वार्ड से दूर ले गए, लेकिन मैं अभी भी उसी कमरे में वेटिंग सोफे पर बैठी थी। अतुल मेरे ठीक बगल में था, उतना ही सदमे में था। हम रो नहीं रहे थे, हम हिल नहीं रहे थे। हम स्थिति पर अविश्वास करके वहीं बैठे रहे। मेरी बच्ची सिर्फ आखिरी 1 घंटे में कैसे जा सकती है? हमेशा के लिए चली गई। चूंकि अस्पताल के कर्मचारी मेरे ससुर को जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सूचित किया और हमारे माता पिता जल्द ही यहाँ आ गए। मेरी माँ बुरी तरह रो रही थी और मैं उसे मृत अवस्था में देखती रही। भावनाएं एक पेचीदा काम है। वे तब नहीं आते जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। इस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी। मैं रोना चाहती थी, बस कुछ महसूस करना चाहती थी, कुछ भी महसूस करना चाहती थी कि मेरा बच्ची चली गई। लेकिन मुझे केवल स्तब्धता और इनकार महसूस हुआ। ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी गलत था। सारे नाटक ने मुझे घेर लिया और हम घर वापस चले गए। जब हमें अनुष्ठान के लिए आशा के शव को घर ले जाना पड़ा तो अतुल रोने लगा। रिश्तेदारों को बताया जा रहा था कि अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है।
मैं वहां हमारे घर के एक कोने पर खड़ी थी। आशा का शव हमारे ड्राइंग रूम के बीच में पड़ा हुआ था और लोग अंदर आने लगे। अतुल मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं अंतिम संस्कार के लिए अपने कपड़े बदलना चाहती हूँ, और उसने मुझे हमारे कमरे की ओर इशारा किया। जब मैं कमरे में गई तो मैंने खुद को बंद कर लिया और आरती को कोने में बैठा देखा। उसने आकर मुझे कसकर गले लगा लिया और मैं आंखें निकालकर चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आरती के आलिंगन ने मेरे शरीर के हर हिस्से को अलग कर दिया हो और मुझे दर्द महसूस हो रहा हो। मुझे पता था कि दर्द कभी ठीक नहीं होगा और मैं टूट गई थी। मेरी बच्ची, मेरी बेचारी आशा चली गई। मैंने आरती की ओर देखा और मुझे पता था कि हम कभी ठीक नहीं होंगे। नमस्कार, यह फिर से आरती है। कहानी के इस भाग के बाद माँ कमरे से चली गई। उसे हर चीज़ को निगलने के लिए कुछ जगह चाहिए और मैं समझती हूँ। मुझे आशा के बचपन के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अब जब मैं यह लिख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। दादी मुझसे कितनी नफरत करती थी और मैंने कभी किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं की, क्योंकि मैं उस नफरत के साथ पैदा हुई थी। लेकिन आशा ने बेहतर देखा था और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने सभी पलों में दादी को उसके लिए प्यार करने की याद करती थी। वह दिन जब आशा हमें छोड़कर चली गई, वह दिन मेरी बचपन की यादों का सबसे प्रमुख हिस्सा है। उस दिन हमने अपने परिवार के लिए खुशी की उम्मीद का अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। एक बार माँ इस बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको जल्द ही अपडेट दूंगी। अपडेट 3, क्षमा करें, हम 1 महीने से गायब हैं, लेकिन आपके दुख को सहना वास्तव में कठिन है, विशेष रूप से वह दुख जिसने मेरे पूरे परिवार को बदल दिया है और हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं उस कहानी को वैसे न लिखूं जैसे वह मुझे सुनाती है, और इसके बजाय सभी बातों को ध्यान से सुनो और फिर शब्दों को कागज पर लिखूं ताकि यह कहानी मेरी कथन से हो। आशा के दाह संस्कार को 12 दिन हो चुके थे और सभी रिश्तेदार बगीचे में कुछ मरे हुए फूलों की तरह गायब हो रहे थे, एक बार में एक, और जल्द ही हम घर में बिल्कुल अकेले थे। अब हम तीनों दादी दादा के साथ हैं। मेरी माँ अधिकांश दिनों तक बहुत शांत रहती थी, जब तक कि कोई उनसे आशा के बारे में कुछ नहीं पूछता था और वह रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती थी। अपने माता पिता को इतना असहाय देखकर मेरा दिल टूट जाता था। अंतिम रिश्तेदार उस शाम घर चले गए, वह शाम जिसने मेरे परिवार की गतिशीलता बदल दी और हमें अपराधी घोषित कर दिया। शाम को मैं और मेरी माँ अपने कमरे में थे जब मेरे पिता नहाने आए। जब तक मेरे पिता बाथरूम में थे, मेरी माँ बाथरूम के दरवाजे के पास आगे पीछे घूम रही थी। मुझे कमरे में कुछ बेचैन करने वाली बात महसूस हो रही थी और मेरी माँ ने मेरे पिता के सामने जो कहा उसने मुझे चौंका दिया। तुम्हें सही पता है कि मेरी बच्ची की मौत के लिए तुम और तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। मेरे पिता वहीं बाथरूम के दरवाजे पर जम गए और हिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही उन्हें उनके शब्दों की गंभीरता का एहसास हुआ, वह तोते की तरह सिसकने लगे और बार बार सॉरी कहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपने पिता को इतना कमज़ोर और गमगीन कभी नहीं देखा था। मेरी माँ ने मेरे पिता के आंसुओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह हर आंसू के गिरने के साथ मजबूत होती गई और न्याय की मांग करने लगी। वह जिद्दी थी और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आशा के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं किया तो वह मेरे साथ बाहर चली जाएगी। अगले दिन मेरे पिता और माँ अधिकांश समय सुबह कमरे में बंद रहे और फिर मुझसे यह कहते हुए शहर में चले गए कि मैं अपने दादा दादी को कल के संचार के बारे में कुछ भी न बताऊं। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अधिकांश भाग में मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वे देर शाम लौटे, लेकिन अकेले नहीं। मेरे नाना नानी उनके साथ थे और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के बीच होगी, जो मेरे लिए अजनबी था। मेरे माता पिता के व्यवहार में कुछ बदलाव आया था। वे अब केवल असहाय होकर लोगों को चोट नहीं पहुंचा रहे थे, वे किसी चीज़ पर थे। सभी बड़े लोग कमरे में बैठे थे और वह अजनबी एक वकील था। मेरे माता पिता ने मेरी दादी के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। दावा किया गया कि आशा की मृत्यु उसकी प्रताड़ना और उसके स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही के कारण हुई, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि यह हत्या के प्रयास का कृत्य है। जैसे ही हमने हत्या शब्द सुना, कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ चुपचाप रो रही थी। उसके गालों से आंसू बह निकले, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। दादू उठे और वकील को जाने के लिए कहा और मेरे माता पिता की ओर बहुत क्रोध और क्रोध मिश्रित दृष्टि से देखा। वकील खड़ा हुआ और नोटिस मेज पर छोड़ दिया और मेरे माता पिता से चर्चा के बाद उसे बुलाने के लिए कहा। इतना कठोर कदम उठाने के लिए
दादू मेरे माता पिता पर बहुत क्रोधित हुए और तर्कसंगत रूप से समझाने लगे कि आशा के साथ क्या हुआ था। मेरी माँ ने सब कुछ अनसुना कर दिया। वह चुपचाप सिर हिलाती रही और एक बार भी ऊपर नहीं देखा। मेरे नाना ने मेरे दादा को रोका और उन्हें वास्तविकता का सामना करने के लिए कहा, यह देखने के लिए कि मेरी दादी की लड़कियों के प्रति नफरत के कारण आशा बहुत पहले ही चली गई थी। मेरी दादी तब तक बहुत शांत थीं जब तक मेरे पिता ने यह नहीं कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे किया। काश मैं कुछ कर पाता और देवी की बात सुन लेता। अगर मैं समाज से नहीं डरता तो मैं अपनी बच्ची को बचा सकता था। बहुत हो गया मेरे पिता के यह कहने के बाद मेरी दादी ने मेरे माता पिता से घर छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहा। उन्होंने बाध्य किया। उस रात हम मेरे मायके गए और जब मैं उठी तो चारों वहीं बैठे थे। वे पूरी रात जागते रहे और तर्कसंगत रूप से अपनी चाल का हिसाब लगाते रहे। मेरे माता पिता द्वारा मेरी दादी पर केस करने की खबर कुछ ही समय में जंगल की आग की तरह फैल गई। मेरे माता पिता उन सभी प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार थे जिनका वे सामना करने वाले थे, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। मेरी माँ हमेशा यह कहकर रोती थी, बहुत देर हो चुकी है। जब आशा आसपास थी तो हमें कुछ करना चाहिए था। मेरे माता पिता चाहे कितने भी तैयार क्यों ना हों, मेरे दादा दादी इससे निपटने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सक्षम थे, और भारत में पैसा सच्चाई से कहीं बड़ा सबूत है। अगले सप्ताह मेरे पिता ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी नौकरी खो दी और मेरे नाना नानी के लिए घर से बाहर निकलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मुझे याद है कि स्कूल में मुझे यह कहकर धमकाया जाता था कि मेरे माता पिता अवसरवादी हैं और वे मेरे दादा दादी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठना चाहते थे। मेरे माता पिता अगले 2 वर्षों तक लड़ते रहे, अदालत गए, अपनी बचत से गुजारा किया, क्योंकि शहर में कोई भी मेरे पिता को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। स्कूल मेरे लिए कठिन होता जा रहा था, लेकिन मेरे माता पिता के लिए लड़ाई उनके वर्तमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ऐसा कई बार हुआ जब मेरे माता पिता ने जिस वकील को नियुक्त किया था उसे धमकियां मिलती रही कि मेरे माता पिता को सपोर्ट मत करो। मैं तब 10 साल की थी और मैं अपने माता पिता को अपने दादा दादी के कारण संघर्ष करते हुए देख सकती थी। उनके प्रति मेरी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मेरी दादी से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन इस बार मेरे दादा उनकी मदद कर रहे थे। 2 साल की कानूनी लड़ाई के दौरान वह नरम ब्लैकमेल और थोड़ी चिंता के साथ 1 या 2 बार सदन में आए। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे पिता इकलौती संतान हैं और वे मृत्यु के कगार पर हैं। उसे अपने दुख को बदला लेने और घर बसाने में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही वह हमेशा उल्लेख करते थे कि मेरे माता पिता को मेरे बारे में कैसे सोचना चाहिए, और अगर वे इस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। उनके सभी प्रयास विफल रहे और मेरे माता पिता ने मामला वापस नहीं लिया। मेरे माता पिता समाज के उन सभी प्रभावशाली सदस्यों से मदद चाहते थे जो मेरे दादा से जुड़े नहीं थे, और उनमें से कुछ को मेरे माता पिता से सहानुभूति थी, लेकिन उन्होंने कभी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। एक बार एक सामाजिक कार्यकर्ता अंततः मेरी माँ की मदद करने के लिए तैयार हो गया, और तभी हमारे मामले को स्थानीय मीडिया में खूब कवरेज मिला। लगभग 3 साल बाद न्याय मिला। अस्पताल के कर्मचारी, मेरे कुछ नेक दिल रिश्तेदार और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी हमारे पक्ष में गवाही दी, और मेरी दादी को उनकी पोती की हत्या के प्रयास के तहत 15 साल की जेल की सजा दी गई। वह दिन आखिरी था जब हमने उन्हें देखा था। मेरे दादाजी अपने बड़े घर में अकेले रहते थे और हम शहर चले आए। मेरे पिता को पुणे में नौकरी मिल गई और हमने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। वर्ष 2021 में हमें कोविड-19 के दौरान खबर मिली कि मेरी दादी का अस्पताल के बिस्तर पर अकेले ही कोविड के कारण निधन हो गया, और महामारी के कारण उनके अंतिम दिनों में कोई उन्हें देख नहीं सका। उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा उनका दाह संस्कार किया और वह कभी वापस घर नहीं आई। उन्होंने हम लड़कियों से नफरत करने में बहुत समय बिताया। मुझे हर दिन अपनी बहन की याद आती है। हम हर रात सोने से पहले उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमने पुणे में छोटा और सरल जीवन बनाया है, और मेरी माँ को यह जानकर आराम महसूस होता है कि उन्हें न्याय मिला और दादी को वह मिला जिसकी वह हकदार थी। वह अपने प्रियजन की गर्मजोशी को महसूस किए बिना चली गई। जिस दिन आशा चली गई उस दिन हमारा जीवन बदल गया, और यह फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारा प्यार हमें हमेशा ताकत देगा।